नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो निकाय का रण कल सजा और किसने कितना दम दिखाया ये भी हमने देखा। निकाय चुनावों के नतीजों के बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि निकाय के रण में किस पार्टी ने कितना दम दिखाया है, किसका वोट प्रतिशत बढ़ा है, किसका वोट परसेंटेज कम हुआ है। नगर परिषद की अगर बात करें तो 18 नगर परिषदों में से इस बार 10 के अध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा कर लिया, 6 पर निर्दलीय, जबकि एक सीट जेजेपी और इनेलो के खाते में गई। वहीं पिछले कार्यकाल को देखें तो 13 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा था। इस बार 3 निकायों में नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस को पिछली बार 4 निकायों में जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, तो उनके हाथों से चारों सीटें एक तरह से देखा जाए तो चली गई। वहीं वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो निर्दलीय को 52.02% वोट मिले हैं। बीजेपी की बात करें तो 26.03%, आईएनएलडी की बात करें तो 4% और जेजेपी का वोट प्रतिशत करीब करीब 3% रहा है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे और कुछ जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी जान लेंगे कि जिस तरह की उनकी तैयारियां थी, क्या ऐसा प्रदर्शन उनकी तरफ से हो पाया या इससे बेहतर की उम्मीद कर रहे थे। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुलजी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कल जो प्रदर्शन रहा सभी पार्टियों की अगर बात करें, बीजेपी, जेजेपी, अदर पार्टी की भी, निर्दलियों की भी, तो कैसे इस प्रदर्शन को देखा जाए? वोट परसेंटेज अभी तक किसका ज्यादा सामने आया है और जिस प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, क्या पार्टियां वैसा करती नजर आई हैं? अमित जिस सृष्टि अगर बात करें कल के चुनाव परिणाम की, तो तमाम पार्टियों को ही इसमें आत्ममंथन की जरूरत है और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि कांग्रेस को चिंतन की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव मैदान में नहीं उतरी, उसने समर्थन दिया, जो जिताऊ उम्मीदवार उन्हें निर्दलीय नजर आए उनको समर्थन दिया। और अगर बीजेपी की बात करें, निश्चित रूप से बीजेपी जो है वो उसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। गठबंधन ने 25 जो सीटों पर जीत दर्ज की, 10 नगर निकाय जो नगर परिषद है वहां पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। लेकिन चिंतन की बात यही है कि विधानसभा में जो जहां स्थिति बीजेपी की कमजोर रही थी, उन्हीं क्षेत्रों में बीजेपी वापस कमजोर रही है। अगर हिसार, फतेहाबाद और सिरसा की बात करें तो यहां गठबंधन कोई खासा असर नहीं दिखा पाया। तो यह एक बीजेपी के लिए निश्चित रूप से आत्ममंथन की बात है, उनके नेताओं के लिए और उस इलाके के नेताओं के लिए जरूर चिंतन की बात है कि क्या कारण रहे, उनको खोजनी होगी इन सब बातों को। और जेजेपी की मैं कहूंगा कि जेजेपी के लिए यह एक तरह से निकाय चुनाव, पहला निकाय चुनाव था, उसमें उसका जो प्रदर्शन है वो कोई निराशाजनक रहा है। एक नूह में जरूर उनके उम्मीदवार को जीत मिली और बाकी जगह उनके जो 4 उनके आई थी उनके हिस्से में, वहां उन्हें जो 3 में मात खानी पड़ी। और अगर बात करें उनके गृह जिला में, अगर जेजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनका गृह जिला, उसकी सीट थी डबाली नगर परिषद, वहां उनका उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा, जिसके और वहां भी एक बीजेपी और गठबंधन की आमने सामने की टकराव की स्थिति रही, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। रानिया में बिजली मंत्री रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, उन्होंने झोली तक फैलाकर वोट की अपील की, लेकिन वहां भी उन्हें जो है निराशा हाथ लगी, उनका उम्मीदवार हार गया। और हिसार में और फतेहाबाद की, जहां तक फतेहाबाद शहरी सीट जरूर जो दूड़ाराम के जो समर्थक है राजेंद्र किची, उन्होंने जीती। तो अभी मंथन की जरूरत है। और इनेलो की अगर बात करें तो इनेलो विधानसभा में इस समय एक ही सीट पर है और एक ही अगर बात करें तो यहां उनकी रानिया में उनका समर्थक जीता और डबाली उनकी जो है वो सीट उनके हिस्से में जरूर आई। और ऐलनाबाद में उनके जो उम्मीदवार थे जो वो तीसरे नंबर पर रहे, उनके करीब 2066 वोटों पर उनका संतोष उन्हें करना पड़ा। उनके हालांकि अभय सिंह चौटाला की ओर से दावा जरूर किया गया है कि उनके जो तमाम जो उनके जो समर्थक थे, जो जिन्हें समर्थन दिया था, वे कुछ इलाकों में जीते हैं। तो यह एक मन बहलाने की बात है। मंथन की जरूरत जो
सभी के लिए निश्चित रूप से है। जी सृष्टि। ठीक है। रविंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है इन चुनावों में? हालांकि पार्टी सिंबल से तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन निर्दलियों को सपोर्ट जरूर करने की आप बात कर रहे थे। सर, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है। ऑडियो ठीक कराइए, ऑडियो ठीक से नहीं मिल पा रहा। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस को किस तरह से देखिए आप? कांग्रेस के लिए तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जो था वो नहीं लड़ा गया अपने सिंबल पर, लेकिन हाँ, अब जब निर्दलियों की जीत हुई है तो कांग्रेस की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हमने तो पूरा पूरा समर्थन दिया था, इसका नतीजा है कि ये परिणाम आए हैं निर्दलियों की तरफ से। अमित। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, यहां पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी भी जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्री जी, बहुत स्वागत आपका। सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी, बहुत बहुत बधाई आपको, कल जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं। कैसे देख रहे हैं इन्हें? क्या इतने की ही उम्मीद थी या इससे बेहतर करना चाहते थे? कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए, बेहतर की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन जिस तरह का मैंडेट इन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। ये मनोहर सरकार ने पिछले 8 साल में हरियाणा प्रदेश में जो विकास किया, ये उस विकास की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण की जीत। और जिस तरह से मैं सुन रहा था कि कांग्रेस जो है पहले तो चुनाव से इनकार करती रही, अब कई कांग्रेस के नेता ये दावे कर रहे हैं कि जो आजाद प्रत्याशी जीते हैं वो आजाद प्रत्याशी हमारे समर्थित थे। देखिए, कांग्रेस की बड़ी विडंबना है। अगर हम कांग्रेस के इस तरफ को मान भी लें कि कांग्रेस ने आजाद प्रत्याशियों का समर्थन किया था, हालांकि ये पूरी तरह से झूठ है। जहां जहां समर्थन किया था वहां भी कांग्रेस आ गई। उदाहरण देता हूं, कैथल के अंदर रणदीप सुरजेवाला बड़ा लगातार प्रचार करते रहे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। झज्जर के अंदर दीपेंद्र हुड्डा प्रचार करते रहे, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। गोहाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। मतलब जहां जिस क्षेत्र को लगातार कांग्रेसी भूपेंद्र हुड्डा के वर्चस्व वाला क्षेत्र बताते और अपने हाईकमान को भी इस भ्रम में डाल रखा था कि बहुत बड़ा वर्चस्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का है, वह हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। और जिनका प्रचार करने के लिए दीपेंद्र साहब गए थे, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख होता है कि चुनाव परिणाम आ गए हैं, नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है, उसके बावजूद कांग्रेस के लोग प्रचार मोड़ से बाहर नहीं आ रहे, चुनावी मोड़ से बाहर नहीं आ रहे हैं। उनको इस हार को स्वीकार करना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का कुछ बचा नहीं। हालांकि मैं तो चुनाव से पहले जब इस विषय पे चर्चा होती थी, लगातार ये बात कहता था और कारण भी यही था कांग्रेस का चुनाव से भागने का, क्योंकि हुड्डा साहब को ये बेहतर पता था कि अगर वो चुनाव के अंदर जाएंगे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। लेकिन जो अपने हाईकमान को उन्होंने भ्रम में डाल रखा है। अब देखिए, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी, उनके क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के जो समर्थित प्रत्याशी आ रहे हैं और वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। चाहे होडल की बात करें, चाहे पलवल की बात करें, जिस क्षेत्र से माना जाता है कि उदय भान जी जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनके क्षेत्र में उनका प्रभाव तो उससे स्पष्ट हो गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा। देखिए, जब उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो कांग्रेस के ही कुछ विधायकों ने, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो एक बात मुझे लगता है पूरे विपक्ष को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अपनी हार को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, अजी को कुतर्क कर रहे हैं, उससे जनता और बेहतर समझ रही है इनकी मंशा। ठीक है सर। रविंद्र सिंह जी, हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे आप? ढुल साहब, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
साथ में हमारे जेजेपी के प्रवक्ता विवेक चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि बीजेपी और आपने मिलकर चुनाव लड़ा, जीत हुई है, सबसे ज्यादा सीटें आप दोनों के पास ही गई हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी जेजेपी? निराशाजनक प्रदर्शन रहा है ये। 8 सीटों पे जेजेपी ने लड़ने का काम किया, 24.62% हमने वोट लेने का काम किया और गठबंधन ने तमाम सीटें जीतने का काम किया। निराशा तो उनके लिए जो चुनाव में आए ही नहीं, जो चुनाव में आने से पहले ही डर गए और बिना सिंबल के लड़ने की बात कही, कभी निर्दलियों को समर्थन देने की बात की। निराशा उनके लिए है। निराशा उनके लिए है जो ऐलनाबाद भी नहीं अपना बचा सके, जो कहते थे हम ऐलनाबाद हमारा गढ़ है। निराशा उनके लिए है जो अपने प्रदेश अध्यक्ष का घर नहीं बचा सके, उनके प्रदेश अध्यक्ष के गढ़ में गठबंधन ने जीतने का काम किया। निराशा उनके लिए है जो नेता विपक्ष होते हुए अपने क्षेत्र को नहीं बचा सके, जो कहते थे कि रोहतक जज्जर हमारा है और बहादुरगढ़ हमारा है, गोहाना हमारा है, वहां भी वो नहीं अपना बचा सके वर्चस्व। आज कहीं ना कहीं 11 विधायक इनके ऐसे हैं जिनके क्षेत्र से ये हार रहे हैं। रणदीप जी की बात करें, उन्होंने 2 सीटों पे समर्थन दिया, किस तरह से हारने का काम हुआ। कैथल और नरवाना के अंदर तमाम सीटों की अगर कांग्रेस की बात करें तो वो हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा। और रही बात दूसरी पार्टियों की, जो इक्का दुक्का सीट किसी ने ली है, निराशा उनके लिए है। हम चुनाव लड़े और अच्छे तरीके से लड़े, गठबंधन अच्छे तरीके से लड़ा और गठबंधन ने तमाम सीटें जीतने का काम किया। ठीक है सर, अगर ढुल साहब की ऑडियो ठीक हो गई है तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है सर, आपने पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, आप जेजेपी को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने जहां प्रचार किए वहां पर भी हार देखनी पड़ी है कांग्रेस को। देखिए, मेरी बात बीच में कहीं ना कहीं कट गई थी, किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मुद्दा ये है कि जहां तक बात परफॉर्मेंस की है, यदि मैं इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखूं तो सभी पार्टियां अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टियों के जहां भी बड़े नेता रहे हैं वहां पे उनके गृह क्षेत्र में उन्हें हार मिली है। चाहे दुष्यंत जी को मिली हो, चाणक्य के अंदर, डबवाली के अंदर मिली हो, चाहे आपको मनोहर लाल खट्टर जी के करनाल के अंदर मिली हो उनको, चाहे अभय सिंह जी को ऐलनाबाद के अंदर मिली हो। तो मैं ये कह रहा था, इन इलेक्शंस को इस पर्सपेक्टिव में ना देखा जाए कि भाई पार्टी की परफॉर्मेंस जो है ग्राउंड के ऊपर कैसी है, ना तो इनका विधानसभा पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हाँ। ना ही कोई मतलब है। और यही कारण है कि इन चुनावों के ऊपर कांग्रेस जो है अपने सिंबल के ऊपर नहीं लड़ी थी। और अगर मैं पूरी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कुल मांग करके 3% वोट आए जेजेपी के पास। बात इतनी बड़ी बड़ी करेंगे जिस तरह इन्होंने, अरे आप बताने का तो काम कीजिए ना, कितनी सीटों पे वोट आई है इनका कोई मतलब, हम लड़े ही नहीं सिंबल के ऊपर। कितनी सीटों पे क्या वोट आई है? आप गलत प्रचार ना करिए, गलत प्रचार ना करिए। 8 सीटों पे जेजेपी चुनाव लड़ी है, 8 सीटों पे लड़ने के बाद 24.62% हमें लगभग 25% वोट मिली है। आप गलत प्रचार न करिए, यहाँ टीवी पे बैठ के गलत प्रचार न करिए। इन्हें बताइए कि कैसे डिबेट की जाती है, बीच में कट कर रही है सृष्टि जी। गलत अगर बात गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं, आप गलत बात करेंगे वो बर्दाश्त नहीं होगी। विवेक जी, आप अरे आप मुझे सिखाएंगे क्या? आप मुझे सिखाएंगे? आप उठाना कैसे हारे? आप नहीं, आप मुझे आप अपना बताइए, आपका प्रदेश क्यों हारा? आप ये बताइए, नेता विपक्ष के घर से आप क्यों हारे? आपको आप केंद्र हारे, आप बताने का काम कीजिए ना, अपने नेतृत्व में बताइए 11 विधायकों के घर से क्यों हारे? आप अपना बताने का काम कीजिए, अपनी हार का नहीं। आप चुनाव से पहले ही हार गए, चुनाव से पहले ही आपके नेताओं ने हार मान ली, चुनाव से पहले ही चुनाव छोड़ के दौड़ने का काम किया। पहले आप जवाब देंगे। आज के दिन आप सही है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन जब आपका नंबर आए, जब टाइम आए सर, तब रखिए, तब जनता गलत बात अगर कोई करेगा वो नहीं गलत बात नहीं सुनी। नहीं विवेक जी, ऐसे जनता भी नहीं सुन पाएगी आप क्या कह रहे हैं। बीच में सर नहीं चौधरी साहब, आप वीडियो तो देखिए, ढोल साहब ने आपको बहुत आराम से सुना, रविंद्र सिंह ढोल जी सबको आराम से सुन रहे थे, शांति से सुन रहे थे। क्यों बता रहे हैं? नहीं सर, आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए। नहीं सर, आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए। अभी विवेक जी, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इतनी देर से रविंद्र सिंह जी भी आराम से सुन रहे थे, शांतिपूर्ण
शांतिपूर्वक तरीके बिल्कुल, से आप लोगों की बात सुन रहे थे। अगर कोई गलत बात इन्होंने कही, मैंने उसी के ऊपर टोका। सर आपको मौका मिल रहा है, जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। नहीं सर, आपने कहाँ अपनी बात भ्रमित करने का रखी। काम किया जा रहा है? 3.8% वोट मिली आपको, तो आपने अपनी बात रखी। 45,513 वोट मिली है पूरे हरियाणा के अंदर। कौन सा भ्रमित करने का काम किया जा रहा है? कितनी सीटों में चुनाव लड़ा जेजेपी ने? आप वो भी बात बताइए ना। और बीजेपी का 26.3%, दोनों का कुल मिलाकर के 30% से नीचे है। आप अपनी कैलकुलेशन लेके बैठे हैं, आप अपनी बताइए। आप जेजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है या कांग्रेस के प्रवक्ता है? आप अपनी पार्टी का बताइए। क्या हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में? कर सकता है इस प्रकार क्यों हार का मुंह देख रखा? विवेक जी रुक जाइए, वरना मेरे को आपकी ऑडियो डाउन बताइए। करनी पड़ेगी। विवेक जी रुक जाइए, वरना मेरे को आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। प्लीज सर, प्लीज ऐसे मत कीजिए। अब बोलने दीजिए। ढुल साहब भी बैठे हैं, वो चर्चा में बैठे हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे। आपको कुछ उनकी बात पसंद नहीं आती, जब आपका नंबर आएगा तो आप उस पर क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन ऐसे उनको बोलने का मौका ना दिया जाए, ये सही नहीं है। सर आप अपनी बात रखिए। गलत बात कर रहा है तो उसको मैं रोकने का काम। सर रुक जाइए, आपका नंबर अगर आएगा। आप रोकेंगे तो बार बार फिर डिस्टर्ब होगी डिबेट। आपको पता होना चाहिए डिबेट कैसे होती है। अरे आप सिखाएंगे कि कैसे होती है? सर सारा नहीं, टाइम आप ऐसे ही ठीक है। निकल जाएगा सर, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है। अब सब कृषि सारा है- टाइम ऐसे निकल जाएगा, कृषि आप उनको कुछ नहीं मौका है। दीजिए बोलने का। दबवाली और उसाना की हार की फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आप उनको अपनी हम बात तो रखने सिंबल के दीजिए। ऊपर नहीं लड़े। मैं तो एडमिट कर रहा हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन की सबको जरूरत है, और जी। सभी नेता अक्रॉस द पार्टी, जो भी बड़े नेता है, सभी अपने गृह क्षेत्रों में हारे हैं। मैंने ये बात कही है। उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन इतनी निकाली जा रही है कि इनको पता है कि भाई उसाना की हार इनको चुभ रही है, और वो चुभन जो है यहाँ पे टीवी पर दिख रही है। और क्या है? हम्म। नहीं लेकिन सर कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर भी तो बात कीजिए। आप मैं पहले तो कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ स्थिति में कह रहा हूँ कि हम जज्जर के अंदर, हम अपने गृह क्षेत्र के अंदर यदि हमारा समर्थित उम्मीदवार आ रहा है तो वो जिम्मेदारी हमारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं भाग रहा हूँ। मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, हालांकि हम सिंबल पे नहीं लड़े, मैं फिर भी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बैठ करके ये बात इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राष्ट्र जो आप प्रादेशिक पर्सपेक्टिव में इन इसी कारण से हम जो है सिंबल के ऊपर नहीं लड़े। यहाँ पर ये मतलब ये डिस्टर्बेंस मुझे समझ में नहीं आती थी। तब तक ये समझ में नहीं आती। इनको उत्तर अगर ये ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, मैं उत्तर मांगूंगा कि नहीं उठाना सर, और अब दबवाली आप क्यों आ रही आपको डिस्टर्ब किया जा रहा, आपको नहीं डिस्टर्ब किया जा रहा। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि जब रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए थे तब कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात पे जरूर फोकस कर रही थी कि हमने ज्यादातर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको सपोर्ट किया है, और उनकी कहीं ना कहीं जीत के लिए भी आश्वस्त कांग्रेस नजर आ रही थी। लेकिन जब नतीजे सामने आए, एक तो नतीजों से पहले या चुनाव से पहले कांग्रेस ने बताया नहीं कि वो किस किस को सपोर्ट कर रही है, किस किस को समर्थन कर रही है, और उसके बाद जब नतीजे सामने आए तो क्या एक्सपेक्टेड थे आपके लिए? देखिए, आधिकारिक तौर पे कांग्रेस ने प्रदेशिक स्तर पे नहीं बताया। हाँ, हमारे क्षेत्रीय नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर सपोर्ट किया। उस जगह की जहाँ से मेरी जानकारी वहाँ पे हमारे हैं, इसमें कोई शक किसी प्रकार का नहीं है कि भाई मैं अपनी ऑनर्स या लाइबिलिटी से मैं बाहर जा रहा हूँ। बट मुद्दा जो ओवरऑल जब जिस चीज की हम बात करते हैं तो इसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट के ऊपर नहीं देख सकते। इसी कारण हम इस चुनाव से बाहर रहे हैं। हम हारे, बिल्कुल हारे, इसमें कोई मना थोड़ी है कि हम कैथल के अंदर भी हारे हैं। हम जजना चल रहा है, हमारे समर्थित उम्मीदवार आ रहा है, लेकिन सोनीपत के अंदर आ रहा है तो जिम्मेदारी हमारी, हम जिम्मेदारी से बाहर कैसे भाग सकती है? कतई भाग सकते हैं, हाँ, लेकिन इस प्रकार से नहीं। बिल्कुल ठीक है। इनेलो के प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अपनी करनी पड़ेगी। ठीक है सर, इनेलो के प्रवक्ता हैं कृष्ण कुटेल जी, ये भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। कैसा प्रदर्शन आपका रहा, कैसे कहेंगे सर इसको कम शब्दों में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो? दृष्टि जी, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का जो है प्रदर्शन जो है कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, और निश्चित तौर पर जो है कि इस चुनाव के अंदर जो है कि जो हम 1.5% से थे, और 1.5% से शहरी क्षेत्र के अंदर हम जो है कि वो 15% पर जो है कि हम पहुंचे हैं। और जो कई जगह पर जैसे कि रानिया का चुनाव था, रानिया का चुनाव हम जीते हैं, डबवाली जो है कि चुनाव हम जीते हैं। और रही इलाहाबाद की बात है तो इलाहाबाद के अंदर जो हमारे 8 पार्षद चुने हैं, और जो कि निश्चित तौर पर वाइस प्रेसिडेंट जो है कि हमारा वहां पर रहेगा, और वहां से जो है कि ना बीजेपी जीती है ना जेजेपी जीती है, वहां से जो है कि आजाद उम्मीदवार जीता है। और जो है कि नरवाना और टोहाना की आप बात ले लीजिए। और दूसरा जो आलावर जो अब पूरे हरियाणा की जो बात है, और मैं अभी भाई विवेक चौधरी जी को भी मैं सुन रहा था और ढोल साहब को भी सुन रहा था मैं,
तो लेकिन करनाल के अंदर आप देखिए निसंग, त्रावड़ी और घरौंडा को छोड़ करके मात्र 31 वोटों से जो है कि बीजेपी का कैंडिडेट वहां से बचा है। यानी खुद सीएम का एरिया जो है, सीएम सिटी के अंदर भी जो है कि अपनी साख को नहीं बचा पाए हैं। उधर जो है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो उचारा के अंदर भी जो है कि अपनी साख को नहीं बचा पाए हैं। सर, आपकी पार्टी को कितना % वोट मिला है, आपको पता है? इस बात की जानकारी है आपको? हाँ, हमारा वोट परसेंटेज जो है कि वो 15% के करीब है। सर, आप इसे अच्छा बता रहे हैं, आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ, संतुष्ट है। जो 1.5% से हम जो है कि 2019 के चुनाव के अंदर जो हम थे, हमारा जो है कि अब हमारा बढ़ोतरी हुआ है, संगठन को मजबूत करने के अंदर लगे हुए हैं। हमारा संगठन मजबूत है और संगठन के बलबूते ही जो है कि हमने वोट परसेंट हमारा बढ़ा है और अच्छी जगह जो हमारा प्रदर्शन रहा है और हमने चुनाव को भी जीता है। और सर, पूरा 15% भी नहीं है आपका, 10 के आसपास है आपका, 10 से भी कम % रहा है आपका। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सर। दूसरा जो है कि सडोरा से भी चुनाव को हमने जीता है। दूसरा जो है कि हमने बहादुरगढ़ अरे ये झूठ बोल रहे हैं कृष्ण कुटेल। ठीक है, अत्रे साहब आप कुछ कह रहे हैं। मुझे अभी हंसी आनी शुरू हो गई है। देखिए, पहले आप झूठ बोल रहे थे, परसेंटेज में झूठ बोल रहे थे, हमने बीच में नहीं टोका। अब इन्होंने एक ऐसा झूठ बोल दिया, बोले सडोरा से भी हमारा प्रत्याशी जीता है। भाई, सडोरा से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है, नाम है शालिनी शर्मा। अरे अभी आप बोल रहे थे भाई, अभी तो बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे भाई आप। सुनो, ऐसा है, ये जो आप झूठ लगातार बोल रहे हो ना कि आप, अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई, आप कृष्ण कुटेल जी सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, आपका कोई पार्षद नहीं जीता, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? मैं वही तो बता रहा हूं आपको, आप लगातार झूठ बोल रहे हो। आप 15% मत प्रतिशत बता रहे हो, वो फकत झूठ है। अरे पहले सुन लीजिए दूसरे की बात, और चैनल पे आके झूठ बोलने से वो स्थापित सत्य नहीं बनेगा। जनता सच को जानती है। ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? रविंदर जी ने एक बात बड़ी गजब कही है। अरे भाई, इनको चुप कराइए भाई, ये क्या बदतमीजी को बुला लेते हो आप? इनको अरे अपनी बारी में बोल लेना भाई, बोल लेना अपनी बारी में भाई। ठीक है कृष्ण जी, रुक जाइए, अत्रे साहब को अपनी बात रखने दीजिए। लोगों को बुलाते हो, आपने अपनी बात रखी है, अत्रे साहब को रखने दीजिए। रविंदर जी ने एक पार्टी अक्रॉस द लाइन एक बात बोली। रविंदर जी ने कहा कि देखिए, जितने बड़े नेता है अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने हार देखी है, और उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी एक क्षेत्र के दायरे में बांधने की कोशिश की। पहली चीज तो यह है कि मनोहर लाल जी कभी किसी क्षेत्र में नहीं बंधे, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो पूरे हरियाणा से विधायक चुन के आए थे, तब सरकार बनी थी। आप मनोहर लाल जी को कम से कम क्षेत्र में मत बांधिए, क्योंकि यह रिवायत बन चुकी है। जैसे हुड्डा साहब ने अपने आप को क्षेत्र के दायरे में बांध रखा था, वो खुद को सोनीपत और रोहतक का नेता बताने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। कुछ लोग अपने आप को सिरसा का नेता बताने में खुशी महसूस करते हैं। लेकिन मनोहर लाल जी किसी एक क्षेत्र के नेता नहीं है, वो पूरे हरियाणा के नेता है। एक तो ये बात समझनी पड़ेगी, उनको क्षेत्र के दायरे में ना बांधे, पूरे प्रदेश से विधायक जीतते हैं। दूसरी बात, अब भी जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को पूरे हरियाणा से जो मैंडेट मिला है, वो मनोहर सरकार के कामों की वजह से मिला। इस बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आप इन बातों को भी स्वीकार ना करके यहाँ पे ऐसा तर्क करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, इन्होंने देखिए, कांग्रेस ने काम और करना शुरू किया, बजाय अपनी हार स्वीकार करने के इन्होंने मत प्रतिशत का खेल खेलना शुरू किया कि देखिए साहब, मात्र 30% मत मिला है, 30% मत जो है वो तो बाकी सबको 70% मिल गया। इस तरह के तर्क देने शुरू किए, जबकि हम सब जानते हैं हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, बहुदलीय प्रणाली है। और बहुदलीय प्रणाली के अंदर तो कई बार ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि एक विधायक जीते थे, रविंदर जी अच्छी तरह से जानते हैं, करनाल जिले से ही, और उनकी जमानत जब थी, लेकिन वो ज्यादा वोट थे, वो जीत के आ गए। जिलेराम शर्मा, जानते हैं रविंदर जी उनको। तो आप, हमारे संविधान ने हमें जिस तरह की डेमोक्रेसी दी है, उस डेमोक्रेसी के जो नियम है, मुझे लगता है विपक्ष को उसका सम्मान करना चाहिए। अपनी हार की जेब मिटा के इस तरह के कुतर्क नहीं करने चाहिए। अगर जनता ने जिस भी दल को हाईएस्ट वोट दिए हैं संवैधानिक और चुनावी प्रक्रिया के अनुसार, वो विजयी है, इस बात को स्वीकार करें। लेकिन मेरा केवल यह कहना है कि अगर विपक्षी मित्र यहां पे दावा कर रहे हैं कि साहब हमें 15% मिल गए, साहब हम फलानी जगह से जीत गए, साहब हम फलानी जगह से जीत गए, और ये वो लोग दावा कर रहे हैं जिनके पास पूरे 46 निकाय क्षेत्रों में प्रत्याशी नहीं थे, इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। 18 जगह तो आप प्रत्याशी नहीं खड़े कर सके, तो कम से कम देखिए, दावे आपको सत्य के नजदीक करें तो समझ में आता है, सच्चाई के नजदीक आके दावे कीजिए। लेकिन जैसे कांग्रेस की बात है, रविंदर जी ने स्वीकार किया, रविंदर जी ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया। रविंदर जी ने कहा ठीक है, हमें हार मिली है।
रविंदर जी ने जिस तरह से अपनी हार को स्वीकार किया, मेरा निवेदन ये है, रविंदर जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है, तो वो ये बात हुड्डा साहब को भी समझाएं, ये बात रणदीप जी को भी समझाएं कि भाई आप हारे तो अपनी हार को स्वीकार कीजिए बजाय कुतर्क करने। ठीक है, कांग्रेस ने स्वीकार किया है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ स्वीकार करने से नहीं होगा। कांग्रेस को यहां पर मंथन करना चाहिए कि बार बार ऐसी स्थितियां कांग्रेस के लिए क्यों पैदा हो रही हैं। मैं लास्ट और फाइनल कमेंट अपने सहयोगी से लेना चाहूंगी। अमित तिवारी, आपने पूरी डिबेट को सुना, चर्चा को सुना, कंक्लूजन क्या निकलता हुआ नजर आया है? और जिस तरह से ये पूरे निकाय चुनाव रहे, जिस तरह से रिजल्ट सामने आया, क्या कंक्लूजन निकल रहा है इस पर? जी बिल्कुल सृष्टि, अगर बात करें पूरे जो आज के विमर्श की, आज की चर्चा की और तमाम जो परिणाम आए उन पर बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी ने एक अच्छा प्रदर्शन इसलिए कहा जाएगा इसे क्योंकि उसके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं थी, सहज नहीं थी। एक तरफ अग्निपथ का भी जो योजना का विरोध चल रहा था और इस दौरान जो एक बरसात की भी जो समस्या जो हमने फील्ड में थे हमने जानी कि जो बरसात के बाद जल भराव की जो समस्याएं आई उसको लेकर लोगों में निराशा थी। लेकिन बीजेपी के जो एक प्रचार था, एक 27 सूत्रीय संकल्प पत्र जो रखा गया उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसीलिए जो गठबंधन को 25 जो स्थानों पर जीत मिली तो ये निश्चित रूप से उनके लिए बढ़िया बात थी। और आम आदमी पार्टी का भी जो वोट परसेंटेज आया है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भी और दूसरे जो इस चुनाव में कमजोर जिनका प्रदर्शन रहा है उनके लिए भी चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है और विचार करने की बात है। बहुत शुक्रिया अमित, और बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रिजल्ट तो आ चुके हैं और अब यहां पर पार्टियों को मंथन करने की जरूरत है। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन जिन्होंने उम्मीद से भी कम करके दिखाया है उनको यहां पर बार बार सोचने की और विचार करने की बेहद जरूरत है। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।